उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ध्येय आईएएस का 10 नंबर का फुल टेस्ट जिसका फर्स्ट पार्ट 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और उसके आगे 76 से आज शुरू करेंगे। तो वैसे तो ये नंबर में 75 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ से आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक बिंदास सेशन को। पहला क्वेश्चन है, नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नार्दर्न, ठीक है, यहाँ पे नार्दर्न शब्द लग गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे क्या है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, सहारनपुर में भी पेपर मिल है ना, लेकिन ये नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, संविधान सभा समितियां हैं और यहाँ पे इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। अब देखना है कि कौन किसके अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए थे। इससे कंफ्यूज मत होना, संघ जो शक्ति थी उसके जवाहरलाल नेहरू हुए थे, पटेल जी नहीं थे। प्रक्रिया नियम समिति, नियम राजेंद्र प्रसाद जी बना रहे थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति, ये देखो बहुत मोस्ट है, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल जी थे। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। ये सब क्या हैं? ये सब सही सुमेलित हैं। ठीक, ये सब सही सुमेलित हैं। बढ़ जाते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? ठीक है, तो 371 खा है, इसमें असम के लिए किए गए हैं। देखिए 371 जो है ये विशेष राज्य, देखो 370 था ना जम्मू कश्मीर का, तो वो तो क्या हो गया है? समाप्त हो गया। लेकिन 371 में ABCD करके विशेष राज्य बनाए गए हैं। तो कौन कौन से विशेष राज्य हैं? देखिए 371, फिर 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F और 371F के बाद क्या आता है? जी। ठीक है, बाकी और भी हैं लेकिन इतने देखते हैं। तो 371 में क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र दिया गया है। ठीक ना, ध्यान रखना। 371A में क्या है? ए में है नागालैंड। ठीक है, बी में तो बता ही दिया हमने आपको जो असम है। सी में क्या है? सी में है आपका मणिपुर। ठीक है, और डी में कौन कौन से हैं? तो आंध्रा है और आपका तेलंगाना है। ठीक है, ई मुझे नहीं याद है, आप लोग कमेंट करना। सिक्किम, एफ में सिक्किम है। और यहाँ पे जी में क्या है? जी में मिजोरम है। और एच में है अरुणाचल प्रदेश। क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश, याद कर लेना ये सारे। एच आई में है आपका गोवा। ठीक है, इतने तो मुझे याद थे। ठीक है, ई वाला मैं थोड़ा सा जो मिस कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करना, इसको देख लेना कहीं से। तो ये कंप्लीट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर से देख लो एक बार। 71 में गुजरात और महाराष्ट्र है। ए में फिर क्या है? नागालैंड है। और बी में क्या है? तो यहाँ पे असम है। सी में मणिपुर है। डी में 2 हैं, आंध्रा और तेलंगाना। ई देखना आप लोग। एफ में सिक्किम है और जी में मिजोरम है। एच में अरुणाचल प्रदेश है। आई में गोवा है। 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। कौन सा अनुच्छेद केंद्र संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? संसदीय व्यवस्था का उपबंध किस आर्टिकल में दिया गया है? तो किस में दिया गया? 74 में भी है और 75 में भी है। ठीक ना, ठीक है। तो 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और या सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद। और 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य जो उपबंध हैं। तो इससे टोटल मिला के क्या हुआ? संसदीय व्यवस्था दोनों से हो रही है। और यहाँ पे ऑप्शन भी था, अगर यहाँ पे ऑप्शन ये ए और बी ना होता तो कोई जो इसमें एक ऑप्शन होता वो मानते, लेकिन यहाँ पे दोनों है तो हम दोनों मान लेंगे। ठीक ना, देखिए आगे। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में मूल अधिकार हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 में परिभाषा है और 13 जो है, 13 में क्या है? आच्छादन का अधिकार है। मतलब क्या है कि मूल अधिकार पे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, तो ये 12 से होते हैं 36 तक, तो ये ऐसे हो गया। आर्टिकल 32 भी होता है। 32 में क्या है? हम न्यायालय जा सकते हैं उसके तहत। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, तो ये व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखो भाई, कौन कौन से हैं जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, पिछले वाले में मुझे अब याद आ रही है। जैसे ये आर्टिकल 32 है, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग से। ठीक है, तो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, और जबकि आच्छादन का यानी कि अतिक्रमण नहीं हो सकता है। कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों को थोड़ा सा भी अतिक्रमित कर रही है तो उसके लिए आर्टिकल 13 पहले से लिखा है कि भैया वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मूल अधिकारी सर्वोपरि रहेंगे। ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, एक सेकंड,
आत्मा या हृदय, ठीक ना, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। देखिए 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, आर्टिकल 23 और 24। और 23 में क्या है, मानव के देह व्यापार और बालात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक ना। और अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पे कह रहा है कूट सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। अच्छा, कौन सम्मिलित है, वेरी गुड। तो ये पहले तो सम्मिलित हो गया, लेकिन अस्पृश्यता का अंत तो नहीं है, क्योंकि जो इसका तो अलग ही 17 क्या है आर्टिकल है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ठीक ना, ये भी नहीं है। ठीक है, कारखाना और खदान में बच्चों की मजदूरी का निषेध, हाँ ये जरूर कहता है, ये जो आर्टिकल 24 है। और आर्टिकल 23 और 24, ये 23 में है, 23 और 24 ही क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक ना, समझ में आई बात। भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है। संघीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। संघ का विघटन हो सकता है, संघ राज्य से पृथक हो सकता है, संघ अनश्वर है, संघ एवं राज्य अनश्वर हैं। इसमें से कौन सा सटीक है। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है। तो देखिए पढ़िए फिर से। संघ का विघटन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, संघीय वाले में है ना, संघ का विघटन तो नहीं जो हो सकता, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। राज्य संघ से पृथक हो सकता है, ऐसा भी नहीं है अपने वहाँ, ठीक ना। भारतीय की पूछ रहा है, भारतीय की है ना, ध्यान रखना। फिर देखिए संघ एवं राज्य अनस्वर है, नहीं, ध्यान रखो क्या है अपने वहाँ, क्या है कि जो केंद्र होता है वो क्या होता है, नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। अगर नहीं पता तो एक चीज़ देखो, नस्वर, नस्वर मतलब जो नष्ट हो सकें, जो खत्म हो सकें, जो चेंज हो सके, वो नस्वर होते हैं। नस्वर राज्यों का, या यहाँ पे जो नस्वर न समझ में आ रहा हो तो एक लिख लो ये विनाशी, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा आपको, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ, इस यही तो होता है भारतीय संघवाद, भारतीय संघ को यही कहते हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जैसे विनाशी का मतलब क्या है, अगर भारत सरकार चाहें कि हमको भाई अपना एक जो स्टेट है ये फिनिश कर, ये मतलब ख़त्म करके दूसरे में ही मिला लेना है, ये हो गया ना जो विनाशी। और ऐसा हो भी सकता है यदि केंद्र चाहे, केंद्र अपना मजबूत है तो ऐसा कहते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, है ना। तो इन तीनों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन अविनाशी संघ सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो यही सही है जो हमारा, ठीक ना। बाकी क्या होता है कि संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों में स्पष्ट बंटवारा होता है ना। पहले से क्या होता है, स्पष्ट विभाजन होता है, ठीक ना। और संघीय व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे क्या होता है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। लिखित संविधान जरूरी है, लिखित संविधान संघीय व्यवस्था। और फिर क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की क्या होता है, सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, ठीक ना, विभाजन। तो ये जरूरी है, संघीय के तत्व होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं अब। अनुच्छेद 15, ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, जिसके अनुसार क्या, देखिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। हाँ, ये सैद्धांतिक रूप से तो ऐसे ही है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हाँ, ऐसा देखो, हटाता व्यवहारिक रूप से तो प्रधानमंत्री है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति ही जो हटाता है। तो ये दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पे ही हटाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे, है ना, सलाह पर। वैसे भी अपना जो राष्ट्रपति क्या है, रबर स्टाम्प है, समझ रहे होंगे इसका मतलब। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है। ये ध्यान रखना, यही कुछ एकात्मक संघात्मक में नहीं है में यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर से पढ़ लो, कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है। चारों ऑप्शन जो पढ़ लो, वीडियो लंबा का कोई बात नहीं है। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, ठीक है। अगर कौन नहीं है तो ये तो बिल्कुल सही बात है। एकात्मक की बात कर रहा है, एकात्मक है ना केंद्र में, तो केंद्र का ही होता है राष्ट्रपति, वही तो नियुक्त करेगा राज्यपाल को। तो यहाँ पे शक्ति जो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास, यानी कि एकात्मक व्यवस्था है। आपातकालीन उपबंध, बिल्कुल आपातकाल लगेगा तो कौन आएगा, केंद्र आएगा ना। तो एकात्मक हो गया कि नहीं हो गया। संविधान की सर्वोच्चता, अभी पीछे पढ़ा के आए हैं, संविधान की सर्वोच्चता संघीय जो व्यवस्था का तत्व है ना। संविधान की सर्वोच्चता क्या है, संघीय। वैसे यहाँ पे राजतंत्र जो हो जाता है एकात्मकता में, कभी कोई राजतंत्र के भी फुट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कौन है, यहाँ संविधान है, शक्तियाँ क्या है, स्पष्ट बंटवारा है उनका। तो ये वाला क्या होगा, ये एक लक्षण नहीं है किसका, एकात्मक का। ये किसका लक्षण, ये है संघात्मक का, पीछे बता चुका हूँ अभी। अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल पूरे देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में चालू होगी, लेकिन केंद्र से ही वो होगा, तो क्या होगा, ये एकात्मक की बात है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो गया, सी वाला। बढ़ जाते हैं आगे। सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों को भारतीय मूल के लिए है। मतलब
कह रहा किस देश में, ऐसा तो ये तो आप लोग आराम से कर लोगे क्वेश्चन, है ना। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए ऐसा है। केवल पाकिस्तान देखो, जहाँ पे केवल सब लगता है वहाँ पे थोड़ा संदेह होता है, ठीक ना, तो ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। ये नहीं हो सकता केवल बांग्लादेश, ये भी नहीं, ये दोनों में लागू होता है, ठीक, लेकिन भूटान में नहीं लागू होता, ध्यान रखना। बात समझ में आई? ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ और देख लो, जैसे हम पीछे संघात्मक के तत्व बताए थे और एकात्मक के 3 तत्व यहाँ पे ही हैं। एक और लिख लो यहाँ पे, एकल नागरिकता, ये किसका है, एकात्मक का है कि नहीं है। और राज्यपाल की तो नियुक्ति यहाँ पे लिखा ही है ना। आपातकालीन उपबंध भी यहाँ पे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। हाँ एक चीज़ और है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, करने की शक्ति है, वो कैसा है, वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, बढ़ जाते हैं। कौन एक प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो समझ गए होंगे आप लोग, अभी का जो करंट में भी ऐसा क्वेश्चन रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, ठीक ना। प्रतिजैविक का मतलब समझते हैं ना। देखिए एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं ना, एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब कुछ जीव से वो बना हुआ है ना, जीव से। तो अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इनका उपयोग प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उदाहरण आप लोग यहाँ देखें, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन ये भी जो एंटीबायोटिक होता है, एरिथ्रोमाइसिन ये भी क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो ये तीनों पेपर में आ चुके हैं, तभी मैंने आपको बताया, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, कितने बताएंगे यहाँ पे, बढ़ते हैं। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए जब वायु से कांच में प्रकाश की तरंगें जाती हैं, ठीक ना, जैसे ये वायु है, अब वायु से प्रकाश की तरंग गई कांच में, तो क्या क्या परिवर्तित होता है, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग। ठीक है, तो देखिए आवृत्ति में तो मुझे लगता है कोई, क्योंकि कांच एक रखो तो प्रकाश तो आराम से चला जाता है, आवृत्ति में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मतलब वायु से और माध्यम चेंज करती हैं, कांच में प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखना। तो 1 और 3, 1 और 3, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे कि आवृत्ति नहीं बदलती, हमको पता है, तो 2 यहाँ पे काट लो, 2 यहाँ पे भी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन हमारा हो गया। भौतिक राशि हैं और मात्रक है, विद्युत आवेश, विभवांतर और प्रतिरोध कौन कौन से हैं देखती है। तो विद्युत आवेश का क्या होता है, क्या पे कह सही से मिले थे, तो कूलाम्ब होता है, सही है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो ये सब क्या हैं, तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक ना। कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। देखिए कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है, देखिए भाई कौन है इसमें से, तो कौन सा है, जीव द्रव्य का अभाव। देखो जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये अति सूक्ष्म अकोशिकी, कोशिका नहीं होती इनमें, और विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं, जो किसी भी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं, मतलब किसी जीवित कोशिका पे ये रहेंगे, ठीक, वहीं से प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये सजीव और निर्जीव की मध्य की क्या होती है, कड़ी होते हैं। ठीक, अच्छा विषाणुओं में सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जैसे कि आरएनए और डीएनए, है ना, और इनका गुणन, ये क्या है, ये सजीवों के लक्षण हैं। लेकिन जो सजीवों का जो लक्षण नहीं, वो क्या है, जीव द्रव्य का अभाव, ये सजीवों का लक्षण नहीं होता, क्योंकि जीव द्रव्य तो होता है ना सजीव में। बात समझ में आ गई, जीव द्रव्य को, और क्या होता है बाकी इसमें जो वायरस में जो निर्जीवों के लक्षण कौन कौन से जो होते हैं, जैसे कि यही हो गया ना निर्जीव का जो लक्षण, जीव द्रव्य का अभाव हो गया, श्वसन और उत्सर्जन का अभाव हो गया, क्योंकि वो नहीं करते हैं। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन समझ लेना है बहुत सरल, सजीवों का लक्षण नहीं है। बाकी देखो अगर ये आप यहाँ से विषाणु से भूल जाओ क्या लिखा है, सिर्फ ये कहो कि सजीवों का लक्षण नहीं है, तो सजीवों में क्या जीव द्रव्य का अभाव क्या सजीवों में होता है, नहीं होता ना, तो यही हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो अंदर है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा फिर से प्रेम से पढ़ना, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, कल वाले पार्ट में भी हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस होता है, ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, ठीक ना। और इससे ये जो है क्या करता है, ये जो अंदर यानी कि आंतरिक यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे देखिए पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन से स्रावित होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पीयूष ग्रंथि से, है ना। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या नियंत्रित करती है, यही हाइपोथैलेमस। जैसे क्या, भूख, प्यास,
ताप, नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक हार्मोन्स जब साबित होता है तभी तो होता है ना। ये नियंत्रण कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। और ये सब आंतरिक रूप से अंदर ही साबित होते हैं, बाहर तो नहीं पसीने जैसे या तो आंसू जैसे आ गए ना, ये तो अंदर ही होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। 91 देख लेते हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? देखिए, ध्वनि तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, एक्स तरंगे हैं और रेडियो तरंगे हैं। तो कौन कौन सी हैं? अब देखो, आपने पता है कि ध्वनि तरंगे तो विद्युत तरंगे नहीं हैं, क्लियर है ना, ये तो सब लोग जानते होंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक को काटो, एक यहाँ है, यहाँ भी एक शामिल है, नहीं होगा। अब 2 3 और 2 3 4 में करना। अब देखिए 4 रेडियो तरंगे विद्युत तरंगे होती हैं, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया ना। देखो, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, एक्स के लिए क्या माध्यम की जरूरत है? प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत है? नहीं ना। रेडियो के तो माध्यम तरंगे हैं? नहीं ना, ठीक ना। तो कैसे एक्स किरण हो गई और रेडियो तरंगे हो गई, ये सभी क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण। फिर से समझ लो, क्या होते हैं? जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। मैं साइंस बैकग्राउंड का छात्र नहीं हूँ, कोई गलती हो रही हो, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, उसको अन्यथा लेके ठीक है, उड़ मत जाना, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पहले से तैयार करके ही मैं कुछ बताऊँ। देखिए, कौन से सही हैं पूछ रहा है यहाँ पे। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है, ठीक है, ध्यान दो। क्या है दक्षिण पूर्व एशिया? कौन सा भाग? ये जो म्यांमार से नीचे इधर है ना, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये वाला दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, मेकांग नदी जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व की गंगा भी कहते हैं। मेकांग को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये चीन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चीन से निकलकर फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ कहाँ से निकलती है। देखो, चीन से निकल के म्यांमार पहुँचती है, म्यांमार से पहुंचती है लाओस, ध्यान रखना, लाओस स्थलबद्ध देश है, ये भी ध्यान रखना। लाओस से पहुंच के आगे जाती है ये थाईलैंड में, और थाईलैंड से ये फिर से एक बार लाओस की तरफ मुड़ती है और फिर कंबोडिया पहुंचती है। अच्छा, ये जो नदी है ये लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा भी बनाती है, और ये सब करते हुए कहाँ जाती है? ये चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है। चीन सागर में जब चीन सागर में जो गिर रही होती है तो वियतनाम के दक्षिण में ये डेल्टा भी बनाती है, ठीक है ना। इतनी इसकी जानकारी थी, तो ये बिल्कुल सही जानकारी है। फिर लिखा है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नहीं कहाँ? अभी मैंने बताया वियतनाम में स्थित है। कहाँ है? वियतनाम में स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? केवल एक ही सही होगा। भाई मैंने अपने हिसाब से सब सही बताया है, आप लोग देख लेना ज़रा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य बजट के अंतर्गत घोषित की गई थी? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भारी भरकम लगते हैं क्योंकि ये योजनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं एनडीए सरकार में। हालांकि भाई ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट पे बहुत बर्डन पड़ता है। बहुत सारी योजनाएं है ना, आप उसमें सारे डेट याद करने हैं, बहुत सारी डेट याद करनी है। बजट में ध्यान रखना कहाँ शुरू की गई, और दिन ऐसे बीतते हैं। पहले तो बजट आता था तो लगता था अच्छा ये 23 का आया है, ये 23 का आया है। अब तो इतने ज़्यादा दिन मतलब जैसे बीत रहे तैयारी करते हुए कि 23 और 22 और 21 में फ़र्क ही नहीं लगता। ये तो अभी आया था, अभी आया, यही लगता है हम लोगों को ना। ऐसा होता होगा सबके साथ में, ठीक है। तो भाई देखते हैं ये क्या है। ये 21-22 के बजट में आया था। महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु यूपी सरकार का ये योजना है। 21-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो 1972 की सूचियाँ बनी हैं उनमें पहली बात ये ध्यान रखना कि सब जंतुओं से संबंधित, मतलब जीव से संबंधित सभी नहीं हैं, पादप से संबंधित भी है। कौन? 6 नंबर वाली, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, उसका मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अफीम वगैरह के पौधे हैं, है ना, तो इनके लिए क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती। तो यही वाला सही है, और इसका तात्पर्य यही पूछ रहा था, एक ही पूछ रहा था, एक ही सही है, बाकी तो ये तो पढ़नी नहीं है हम लोगों को। सूची है 2, देखिए वित्तीय संस्थाएं हैं और स्थापना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम बिना देखे बता दोगे कब बना था? सितंबर 56 में बना था, है ना, तो 3 नंबर पे हो गया। भारतीय साधारण सब बता देंगे, बहुत बार पूछा गया। PYQ 72 में बना था तो 1 नंबर पे हो गया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक ना। अब ये सबको पता है कब बना था, 12 जुलाई 1982 को, 4 नंबर पे हो गया। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक कब बना था? 1982 में, ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर पे हो गया।
तो आराम से कर लोगे इसको क्वेश्चन को। 3 1 4 2 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब मज़ा आ जाए। 3 1 4 2 है ना, सही हो गया। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना है? लगभग 60% है, 59.29%, यानी कि 59.29%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। कारण देखिए इसका, देखिए इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो फिर से पढ़ लो। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, कोई पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थिर होगा ये कहाँ, ये किस पर निर्भर करता है? कि पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करता है। भाई अगर उसके निकेत, समझ लो मेरे अगर आंगन या आंगन से लेते हैं या मेरे तालाब से ले लेते हैं, वहाँ पे अगर विविधता है ना, बहुत सारे जीव जंतु हैं, तभी तो खाद्य श्रृंखला बन पाएगी। एक जीव हो वो खाएगा क्या, है ना? जब विविधता वहाँ पे ढेर सारी होगी तभी तो खाद्य श्रृंखला बनेगी। जब खाद्य श्रृंखला बनेगी तो क्या होगा भाई, तंत्र में क्या होगी, स्थिरता आएगी। तो बिल्कुल सही बात है ना ये। दूसरा देखिए, पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल गलत बात है, कम होगी तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ये बात तो गलत हो गया। देखिए तो ए सही है परंतु आर गलत है, हमारा ये आंसर हो गया। देखते हैं आगे। झील है और स्थिति है, राजा का बांध, औंधी ताल, कुंद्रा समुद्र और दरवन झील। बहुत देखो, यूपी से 2-3 चीज़ें याद रख लेना। यूपी में की जितनी भी बांध हैं उनको अच्छे से याद कर लो, यूपी की जितनी भी झीलें हैं उनको अच्छे से याद कर लो, यूपी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको सन सहित, उनके मुख्यालय सहित अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक ना। तो राजा का कौन सा क्वेश्चन, हाँ 98 क्वेश्चन है। देखते हैं, राजा का बांध कहाँ है? तो राजा यहाँ पे कौन है भैया? सुल्तान ही होता है राजा। राजा कौन होता है? सुल्तान होता है। सुल्तानपुर में है राजा का बांध। औंधी ताल तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जो बनारस है तो भूलोगे नहीं। कुंद्रा समुद्र कहाँ है? ये नहीं, उन्नाव में है ये, हाँ उन्नाव में है, ये उन्नाव में है। और दरवन झील फैजाबाद में है, ठीक ना। तो राजा जी कहाँ है? सुल्तान में है। 1 और 4, देखिए 1 और 4 अगर हमें याद होता तो हम 50% अपने आंसर तक पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 में 4 मिल रहा है। लेकिन यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, वही दरवन झील तो फैजाबाद में है, क्योंकि क्या है कि हमारे आंसर में दोनों में 3 डी पे ही है। अब हमको बीच का कोई देखना है तो औंधी दाल तो आराम से कर लो, जो कर लेते हैं आप लोग कि बी का 1 होगा, तो बी का 1 यहाँ है और हमारा डी वाला सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश परिघटना संपन्न होती है, ठीक ना। ये हम पीछे किसी भी टेस्ट सीरीज में बताए हैं आपको, ठीक है, कि कहाँ से पृथ्वी के किस मंडल से प्रकाश परावर्तित होके और ध्रुवों के दोनों कोनों पे लगता है, दोनों छोरों पे लगता है ना। तो आयन मंडल से निकलता है ना। अच्छा, कहते क्या हैं? ऊपर वाले को कहते हैं क्या है? अरोरा बोरियालिस। इसे क्या कहते हैं? बोरियालिस। ऊपर वाले को अरोरा बोरियालिस। नीचे वाले को क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। अब देखो, अगर याद नहीं हो रहा हो 1 सेकंड में याद करा देते हैं। नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, तो साउथ वाले को क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। बात खत्म। एक तो याद ही कर लोगे, बोरियालिस ऊपर होता है, बस। ठीक है। किस समिति का संबंध गरीबी रेखा के आकलन से है? देखिए भाई, बहुत सारी बात यहाँ पे हैं। तो क्या दत्त समिति का है? नहीं, ठीक ना, क्योंकि दत्त समिति कहाँ है, काहे संबंधित है? ये औद्योगिक, 1 सेकंड गलत लिख रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं थोड़ा अच्छे से लिखा करा। औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली से है, ठीक है, लाइसेंसिंग प्रणाली से है, ध्यान रखना दत्त समिति का। अच्छा चलाइए, तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, कर सुधार है ना, रटी होगी आप लोगों की, कर सुधार। चलाइए समिति कौन? कर सुधार। लेकिन लकड़वाला समिति 1989 में गठित हुई थी। कौन से थे? शायद डी कुछ लकड़वाला करके थी। ये क्या गरीबी का आकलन के लिए जो आई थी, है ना। चक्रवर्ती भी पता है आप लोगों को, कौन सी है? चक्रवर्ती है बैंकिंग सुधार से, है ना, बैंकिंग सुधार से। तो हमारा आंसर क्या होता है? 3। यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, रथ समिति अलग समिति, ठीक ना, रथ अलग, दांडेकर, लकड़वाला, तेंदुलकर, ये सब किससे हैं? ये सब गरीबी से संबंधित हैं, समझ। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्या सत्य है? देखते हैं क्या सत्य है। यह केवल लोकसभा की कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है? यह केवल लोकसभा की कार्रवाई से, हाँ बिल्कुल। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ चुन के जो लोग आते हैं सरकार उन्हीं से बनती है ना। समझ में आई बात? तो बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, संविधान में कहीं भी आपको अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। बिल्कुल,
1/10 का कोरम होता है ना, और 500 में देखेंगे तो 50 ही तो बनेगा, तो तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव का लोकसभा में कहीं भी जिक्र नहीं है, सॉरी हम कह रहे हैं संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। कौन सा एक उपनिषदों के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए इनको वेदांत भी कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल कहा जाता है वेदांत, है ना, क्योंकि वेदों के बाद में वेदों को समझाने के लिए या उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए जो भी ग्रंथ रचे गए उन सबको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, बिल्कुल दर्शन पर आधारित वैज्ञानिक पुस्तक है, शोध हैं इसमें, ठीक है, सत्य है। इसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और किस में है शायद मुझे बताइए अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या श्वेताश्वर में है? श्वेताश्वर जो है उपनिषद इसमें है क्या? देखिए प्लीज़ एक तो कमेंट करा करिए। देखिए इतना मैंने बताया, सिर्फ एक कमेंट जो मांगा है सिर्फ, क्या कि देखिए क्या मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है, किस उपनिषद में मिलती है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। अगर कोई भी पढ़ रहा है तो क्या जाता है आपका, करिए ना कमेंट, अच्छा लगता है हमें भी, आप भी कुछ सीखेंगे। आप इसको नहीं पता होगा, आप ढूंढेंगे तो एक ढूंढने के 4 और मिल जाएंगे। देखिए वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, नहीं ये वेदों में ही जो मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्या है ऋग्वेद में ही वर्ण का उल्लेख जो किया गया है, 4 वर्ण जो बताए गए थे, है ना, कि लेकिन ये कर्म के जो आधार पे थे, जाति के आधार पे नहीं थे। ठीक है, बात समझ में आई। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा आंसर गलत वाला ये मिल गया। ठीक है, किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के प्रति अपने असंतोष को प्रकट करते हुए यह कहा गया कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? ठीक है, देखिए कभी कभी आप जो ये आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इसको थोड़ा सा अपने मन से कनेक्ट कर लिया करो। सोचो कि मैं भी वहीं पे था, कितना दर्द हो रहा था, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे याद कर ले जाओगे। ठीक ना, इसको फील कर लिया करो कभी कभी। ठीक है, तो कब कहा था कि मैंने घुटने पर बैठ कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। ठीक, गांधी जी द्वारा कब? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा इस समय सविनय अवज्ञा जो था, इसके समय वायसराय से इसके क्या प्रारंभ करने के पूर्व वायसराय से बातचीत करने का प्रस्ताव किया गया था। और इरविन ने कोई मतलब क्या है, जो है इरविन के व्यवहार से दुखी होकर क्या कहा था इन्होंने कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक ना, बात समझ में आई। अब आप लोग कमेंट करिए, नहीं करोगे ना, बताइए दांडी मार्च की शुरुआत किस डेट में हुई थी? हम मेरा काम है पूछना, मैं तो पूछूंगा, आप लोग कमेंट करो या ना करो, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे भैया, ज़रूर करेंगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। यह किस मानसून से किस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये तो क्वेश्चन कर लोगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। सबसे पहले यही तो 1 जून को केरल में आता है, इसी से यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा प्राप्त होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये कौन कौन सा है? एक यहाँ से प्रवेश करता है, एक यहाँ से प्रवेश करता है, एक अरब शाखा, लेकिन ये कहाँ आता? यहीं से है, ध्यान रखना, आता कहाँ से है? यहीं से आता है। एक अरब शाखा, ठीक है, अरब सागर यहाँ वाली, एक बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक ना, तो बंगाल की खाड़ी वाली जो होती है वो जाके मासिन राम मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इसमें बादल फंसता है, यहीं पे क्या होता है, जो वर्षा होती है विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यह स्थान बन जाता है। ठीक ना, कौन सी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में निवास करती हैं? जारवा, ओंगे, मोम्बा, कार्बी। ठीक है, तो कौन सी करती हैं? जारवा करती है, ओंगे करती हैं, लेकिन कार्बी और मोम्बा तो मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ी। ठीक है, बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कार्बी कहाँ है? कार्बी एंगलांग, ये कार्बी कहाँ? ये असम में है। और मोम्बा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। और तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, समझते चलना, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तिथि रेखा के बारे में बात कर रहा है। अब ये फैक्चुअल जानकारी है, अगर नहीं पता तो नहीं ही पता है, कर नहीं सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये बात सही है। ये क्या है? 75 डिग्री अक्षांश पे पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है, बेरिंग सागर में, स्वरूप आगे बताते हैं अभी, दक्षिण प्रशांत महासागर में यह पश्चिम में मोड़ी गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, 180 जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहा था, तो ये कौन सी है? ये 180 देशांतर रेखा है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा खींची नहीं, काल्पनिक रेखा है। ये साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए, देखिए ये रूस है, ये अलास्का का क्षेत्र है, और ये क्या है? ये साइबेरिया है रूस का। तो ये है अलास्का और ये है साइबेरिया।
साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 75 डिग्री हमें पड़ता है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगी और ये क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं तो यहाँ पे पूर्व की ओर मोड़ दी गई ताकि ये अलग हो सकें। बात समझ रहे हो, कभी भूलोगे नहीं यहाँ से, अगर समझ रहे हो आ जाए से तो। पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। अब बेरिंग सागर, जब यहाँ बेरिंग सागर होगा तो यहाँ पे क्या फिर से पश्चिम की ओर मोड़ दी जाएगी, है ना, मोड़ी गई है। जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो जब दक्षिण प्रशांत में पहुँचेंगे तो ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि वहाँ भी क्या है, बहुत सारी जो है टेरिटरी हैं तो उनको डिनोट करने के लिए फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये यहाँ पे पश्चिम नहीं, यहाँ पूर्व होगा, यानी केवल एक सही होगा। बढ़ जाते हैं आगे। कौन से वे आधार हैं जिन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, नीचे ऑप्शन है, हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति में सिद्ध कदाचार ऐसा कुछ नहीं होता है। संविधान का अतिक्रमण, जी हाँ। देखिए आर्टिकल 56 के अनुसार जो राष्ट्रपति की पद ग्रहण की तिथि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष की होती है ना। 5 वर्ष तक वो अपना पद धारण कर सकता है। 56 में है ना, ध्यान रखो। 56 इंच की छाती, तो 56 में क्या है, ये कार्यकाल है इनका। अच्छा, उसे संविधान का अतिक्रमण करने के लिए कब आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को चुनते हैं निर्वाचित सदस्य, लेकिन उसमें जो महाभियोग लगता है उसमें मनोनीत भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु नदी प्रवाहित होती है कराकोरम व लद्दाख श्रेणी के बीच, कैलाश व लद्दाख श्रेणी के बीच नहीं, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, ठीक है ना, लद्दाख और जास्कर। देखो जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है, ठीक है। और जो लद्दाख श्रेणी के एक नाम है बुजी नामक स्थान से, पर ये भारत की सबसे गहरी गार्ज बनाती है, काट कर भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, जो कि 52 मीटर है। बताइए उसका नाम बताइए आप लोग। बुजी नामक स्थान पे। कुल मिला के ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं जानकारी यहाँ पे, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो पहले काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है, फिर पीर पंजाब, फिर महाराष्ट्र, फिर नाग टिब्बा। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण इनका, ठीक है। देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जा सकता है? मैंने चर्चा की है। अब कॉमन सेंस बताओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस पे होता है? गेहूं पे कि धान पे? दोनों पे होता है। दोनों फसलें एक साल में एक बार होती हैं, लेकिन दोनों होती हैं। मतलब क्या है, एक रबी की एक खरीफ में। 365 दिन में रबी खरीफ दोनों जो ऋतुएं होती हैं ना, और दोनों पे एमएसपी जारी होता है ना, तो सीधी सी बात है 2 बार घोषित किया जाता है साल में, है ना। 3-4 बार तो होता नहीं है, क्योंकि एक बार रबी में एक बार खरीफ में, बस। एफआरपी होती है वो गन्ने के लिए होती है। 91 संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल कितने सदस्य संख्या का होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कितना होगा? 15% नियत किया गया है। कितना किया गया है? नियत किया गया है। लेकिन इसमें एक संख्या भी बताई गई है कि 12 मंत्रियों से कम नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे पता है? अच्छा देखो, जब कोई चीज़ पढ़ा करो और उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी, बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो आप कभी भूलोगे नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। देखिए क्या था कि जैसे ऐसा देखा गया कि भाई जैसे गठबंधन की सरकार बन गई, 4 पार्टी मिलके। अब क्या किया गया कि चारों पार्टियों से उनको खुश करने के लिए भाई 4-4 लोगों को क्या बनाना? मंत्री बनाना है। राज्य है गोवा जैसा छोटा सा राज्य है, राज्य है सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य है। अब कोई लिमिट ही नहीं थी, तो कहा गया भैया ऐसा है, सदस्य संख्या कुल क्या कह रहा है, सभी सभा के कुल सदस्य का 15% ही आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 15% बहुत होता है। अच्छा फिर इसमें एक चीज़ और कमी देखी गई। कमी ये देखी गई कि जैसे कोई सरकार है पावर में, और बहुत सारी भारत में सरकार पार्टियां हैं जो भैया अपने बस घर में ही पार्टियां बन गई, मतलब एक घर के ही 20 लोग हैं वही सब हैं पार्टी में, है ना। तो क्या किया उन्होंने, अपने घर के सभी लोगों को ही बस मंत्री बना दिया, 6-7 लोगों को मंत्री बना लिया, और बस काम चला रहे हैं। तो कहा भैया ऐसा भी मत करो कि 5-6 लोग ही बन जाओ, बात खत्म हो गई, कम से कम 12 तो बनाओ, है ना। ऐसा इसके पीछे एक कहानी है। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला यानी कि पुपला कहा जाता है, भैया किस में कहा जाता है? ये संथाल में कहा जाता है, ठीक है। और संथाल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में, त्रिपुरा में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है संथाल। अच्छा, संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? करोगे कमेंट? चलो मत करो, हमें कह देते हैं 1855 में हुआ था, ठीक है। और झारखंड में, उड़ीसा में ये सब पाई जाती है क्या? यहाँ पे ये कौन सी है? संथाल। ये प्रोटो ऑस्ट्रेल, ये भी पूछा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है।
और इसमें विवाह को क्या कहते हैं, बापला या बुपला कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोल दिया गया है, कोल कहाँ है, कोल विद्रोह भी हुआ था, करोगे कमेंट करिए ज़रा। बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी और कोल ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है कोल, ठीक है ना। चांग्या या चांगपा ये लद्दाख में पाई जाती है, क्या लद्दाख में चांग्या। अच्छा, कोरबा तो पता ही होगा, कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी पाई जाती है, ठीक है। ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन असत्य हैं, देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। नीचे इसके दिए गए हैं ऑप्शन। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, बिल्कुल। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, बिल्कुल। तथा वायु ऊपर उठती है, हाँ जी बिल्कुल उठती है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। इनका ऐसा कौन सा असत्य है, कोई नहीं असत्य है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। देखो ITCZ का मतलब क्या होता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसमय क्षेत्र, जहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं आपस में, जिसमें वायु ऊपर उठने, जब दो वायु राशियाँ मिलती हैं टकराती हैं तो क्या होता है, वायु ऊपर उठने लगती है। अच्छा, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से इसकी स्थिति भी बदलती है। देखो जुलाई में ये क्या होता है, ITCZ जो जड़ होता है ये 20 से 25 उत्तरी अक्षांश के आसपास यानी कि गंगा के मैदान के क्षेत्र में स्थित होता है, तथा उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब बनाकर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है। भारी भरकम अगर शब्द हों तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जैसे समझा सकता हूँ तो वैसे आपको समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या है, ठीक है, 11.2 पढ़े होंगे बहुत बार आप सब लोग। पलायन वेग होता क्या है, जैसे कि ये पृथ्वी है, हम ना ये पृथ्वी तो घूम रही है, इसकी गति कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ऐसे है ना, कुछ करना भाई, कमेंट तो करते नहीं हो। तो ये घूम रही है ना, तो इससे हम कितने वेग से कोई चीज़ फेंकें कि वो वापस दोबारा पृथ्वी पे ना आए, सीधे निकल जाए कि हाँ वायुमंडल में। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के आप जब गति से फेंकोगे तो कोई चीज़ वापस से नहीं आएगी। कौन एक तंत्रिका संबंधी रोग है, देखिए तो यहाँ पे मिनी माता जो है ये तंत्रिका संबंधी रोग है, और ये शरीर में जो HG यानी कि पारा की अधिकता से होता है, ठीक ना। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है। पीलिया यकृत को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है। देखते हैं, सॉरी, हाँ, वर्षा की बूंदों का मृदा के ऊपरी परतों पर प्रहार। देखिए वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार, मृदा के कणों का पृथक्करण हो जाता है, क्या कहलाता है, प्रहार से, हाँ ठीक है। देखिए वर्षा की बूंदों का जब मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार होता है, ये मृदा है, इसकी ऊपरी जो परत है इस पर जब प्रहार होता है तो कहते हैं अस्फाल अपर्दन, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो समझ लो अच्छे से। देखिए जल, वायु और पवन, जल, वायु और पवन, इनके द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन आप समझ रहे होंगे क्या होता है कि जब जैसे मिट्टी के ऊपरी परत में क्या होता है, क्षरण होता है और ये शिफ्ट हो जाती है कहीं और बह के चली जाती है, या टूट के चली जाए, या जो उछल के चली जाए, तो क्या कहते हैं, इसको अपर्दन कहते हैं। तो ये 3 तरीके से होता है, जल से, वायु से और पवन, सॉरी पवन तो वही हो गया, पवन क्यों कह रहे हैं, जल और वायु से, जल और वायु से, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जब इनका क्रमिक कटाव होता है तभी अपर्दन कहा जाता है। मतलब क्या, आज कटा हुआ, कल हुआ, परसों होता ही रहे तभी तो होगा अपर्दन, एक दिन हो गया तो पता ही नहीं चलेगा। खैर, अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे परत अपर्दन लिखा है। तो परत अपर्दन क्या होता है, जब मिट्टी के साथ, यानी कि सॉरी जब जल के साथ मिट्टी बह जाए साथ साथ में, तो क्या होगा, ये परत अपर्दन होता है। मतलब ये परत बनी थी, जल आया, ये पूरी यहाँ जाके फैल गई, यहाँ से पूरी परत उखड़ गई। फिर होती है रेल अपर्दन। रेल अपर्दन क्या होती है, जब मिट्टी में छोटी छोटी और कम गहरी नाली बन जाए, कम गहरी नाली, आप लोग अपने घर में देखते होंगे बरसात में घर के बाहर जहाँ पे कच्ची मिट्टी है वहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, कम गहरी होती हैं ना, ऐसे बेतरिकाएँ की तरह बन जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो रेल अपर्दन होता है। अच्छा, अवनलिका क्या होता है, जब यही रेल अपर्दन और गहरी बन जाए, है ना, तो वो होता है अवनलिका अपर्दन। और अवनलिका से भी बड़ा जब क्या होता है, जब वो बन जाते हैं बीहड़, जैसे चंबल के बीहड़ है ना, वो अवनलिका अपर्दन से ही बने हैं। जब ये बहुत गहरी होती है तो क्या मतलब बीहड़ बन जाते हैं। तो समझ में आया, अस्फाल समझ में आया। अस्फाल में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े बस जो है बह जाते हैं इधर उधर, वो होता है अस्फाल। अवनलिका समझ में आ गया होगा, रेल समझ में आ गया होगा, और परत अपर्दन समझ में आ गया होगा। देखिए कौन से सही सुमेलित हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ ठीक है, क्लोरेम, फिर से पढ़िए, क्लोरेम्फेनिकाल, ठीक है, प्रतिजैविक औषधि, कह रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो सही बात है ये तो। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है, ये भी सही है,
स्पार्टियम कृत्रिम मधुरक है, ये भी सही है, बहुत बार पूछा गया है, सब PYQ सब सही है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एक्रान स्थित है। तो एक्रान कहाँ स्थित है? ये स्थित है USA में। ये सबसे बड़ा क्या सिंथेटिक रबर बनाने का केंद्र है, एक्रान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तेज़ी से करेंगे। अब टाइगर रिजर्व और राज्य, बोर, पलामू, कमलांग और अमरवाद। तो बोर तो पता होगा सबको, कहाँ है बोर, यानी कि बोर से बोरीवली याद रखो। और कहाँ है ये, सॉरी एक सेकंड, ये महाराष्ट्र में है। पलामू कहाँ है, ये झारखंड में है, पलामू झारखंड में है, पलामू झारखंड में है। और कमलांगम कहाँ है, कमलांगम अरुणाचल प्रदेश में है। अमरवाद कहाँ है, अमरवाद तेलंगाना में है। तो आप लोग मिला लोगे इसको, वही वाली बात है। अगर बोर हमको पता होता 1 का 3 है तो 1 का 3 पता होता तो हमारा आंसर बस एक ही कट पाता। और अगर हमें B का 4 पता होता तो B का 4 पता होता तो यानी कि हमारे पास 2 आंसर थे, 2 कट गए थे। तो अब उसके बाद में C का 1 अगर पता होता, तो अगर C का 1 पता होता तो 1 से ही काम हो जाता हमारा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, BC। आजकल आप लोग एक बैंक की छोटी शाखा देखते होंगे तो उसको कहते हैं BC पॉइंट, बिजनेस क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, BC पॉइंट। तो आप ध्यान रखो कि सारे BC पानी में गए BC पानी में, है ना। तो क्या B और C ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, बस बात खत्म। अब B का क्या है, वो जो रासायनिक नाम, और C का क्या है रासायनिक नाम, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है देखो, राइबोफ्लोविन, टोकोफेरॉल और थाइमिन। ठीक है, क्योंकि B को कहते हैं टोकोफेरॉल। जल में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए, आप लोग गांव में देखते होंगे ना, इसमें बैंक मित्र जहाँ बैठते हैं, जो बैंक की छोटी सी जो शाखा होती है गांव में, उसको कहते हैं BC, बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहते हैं उसको। तो इससे याद रखो कि BC गए पानी में, BC गए पानी में। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता रहा हूँ, यानी कि विटामिन B और C ये क्या जल में जो घुलनशील हैं, बाकी सभी वसा में घुलनशील हैं। तो देखिए यहाँ पे कैल्सीफेरॉल, तो ये किसका होता है, आप देख लो, है ना, इसमें थायमिन है, रेटिनॉल है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखो, राइबोफ्लोविन और टोकोफेरॉल और थायमिन है, क्योंकि विटामिन A का क्या होता है, रेटिनॉल, है ना। B का क्या होता है, थायमिन होता है। और B और C का क्या होता है, एस्कॉर्बिक। और D का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, है ना। और आगे फिर ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे थायमिन है, टोकोफेरॉल है और राइबोफ्लोविन है, ये सब क्या हैं, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। संयोजन में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे सीधी सी बात है, मुझे मैथ ज़्यादा नहीं आती है। ये वाला है, किस कण पर शून्य आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिट्रॉन पे, न्यूट्रिनो पे या अल्फा कण पे। तो किस में होता है, न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है, जो कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ध्यान रखना, यह बहुत कम द्रव्यमान या बहुत कम इसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो जो होता है ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो कण है उनमें से एक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, शून्य जो आवेश होता है, क्या होता है, इसमें विद्युत आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। किसी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पे अधिकतम होता है। अब यहाँ पे सीधी सी बात ध्यान रखो कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, ध्रुवों पे लगता है कि भूमध्य रेखा पे लगता है। ठीक है, मैं इसको बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान दो इसको ज़रा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे चपटा है ना ध्रुवों पे, पृथ्वी चपटी है ना थोड़ी सी नीचे, और यहाँ क्या है, यहाँ तो थोड़ी सी क्या है, उभार है पृथ्वी में। तो भाई जहाँ जहाँ पे चपटी है वहाँ पे जो जी होगा वो ज़्यादा होगा, तो ध्रुवों पे क्या होता है, अधिकतम होता है ना। ध्यान रखना, बढ़ जाते हैं आगे। 123, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए ये तो आप लोग अच्छे से रटे होंगे ना, तारों का टिमटिमाना है, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जल में डूबी हुई क्षण को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी सी सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, सेम पहले के जैसे ये भी होगा। समुद्र का नीला दिखाई देना ये अपवर्तन नहीं है ना, ये अपवर्तन यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। बैंगनी व नीले रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, जबकि अन्य सभी क्या हैं, अपवर्तन का कारण हैं, जबकि ये क्या है, ये प्रकीर्णन का कारण है, ये प्रकीर्णन का कारण है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। सही सुमेलित नहीं है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है क्या, तो बिल्कुल किया जाता है। वंशागति जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल। परजीवी जीव
एंटोमोलॉजी होता है? जी बिल्कुल नहीं। एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो ये कीटों का अध्ययन होता है। किसका होता है? ये कीटों का अध्ययन होता है। जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये वाला हमारा आंसर हो गया। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र से मापते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे मापते हैं? ब्यूटरोमीटर से। ध्यान रखना, लैक्टोमीटर मतलब कहते हैं यहाँ पे जो वसा की मात्रा का जो जांच होती है वो ब्यूटरिक वहाँ पे वो निकलता है ना, ब्यूटरिक मक्खन से, मक्खन को कहते हैं ना, तो वो ब्यूटरोमीटर से मापते हैं। जबकि लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, यह दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ध्यान रखना, लैक्टो से क्या होता है? घनत्व, यानी कि वो घनत्व या शुद्धता नापते हैं। अक्सर डेयरी जो होती हैं, डेयरी में लैक्टोमीटर होता है, इसी से शुद्धता नापते हैं। ठीक ना, बढ़ जाते हैं आगे। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं? तो जी बिल्कुल होते हैं। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल, विटामिन से बहुत कुछ होता है शरीर में। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, हमको इनको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक ना, अधिकांश मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, विटामिन बी सी जल में विलय होते हैं, अभी पीछे बता चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है, यानी हमारा आंसर सी वाला हो गया। एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये पॉडजॉल, एरिडोसोल है ना, ये सब मृदाएं होती हैं और इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती हैं। एरिडोसोल, एरिड से ध्यान रखना, एरिडोसोल है ना। एरिडोसोल जो रेगिस्तानी प्रदेशों में लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं होती हैं। कैसे होती हैं ये? लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं, यानी क्षारीय मिट्टी होती है। इसमें क्या ह्यूमस और जल का अभाव होता है। इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है और जल भी कम होता है। ध्यान रखना, कम होता है। ठीक ना। 128, कौन पेरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन पेरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो समुद्री जो एनिमोन होते हैं वे पेरीफेरा वर्ग के नहीं, अपितु किस में आते हैं? ये फाइलम, या कह लें फाइलम, मुझे याद है, ये फाइलम के अंतर्गत आते हैं। बाकी सब क्या है? साइकान है, ये यूप्लेटेक्ला है और स्पांजिला है, यूप्लेकटेला है। इंग्लिश शब्दावली जो हिंदी में लिखी होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ा। ई अपशिष्ट अधिनियम 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, देखिए, मोबाइल फ़ोन को नहीं किया गया, कि रेफ्रिजरेटर को नहीं किया गया, या बैटरी अपशिष्ट को नहीं किया गया, या माइक्रोवेव को नहीं किया गया। तो आप लोग आराम से कर लोगे, ई अपशिष्ट में बैटरी अपशिष्ट को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि बाकी सब एक जैसे थे, तो इसको ये थोड़ा सा अलग था, ये भी आप लोग कर लेते हैं आराम से। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत में स्थित सोनाटा क्षेत्र किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये कैसी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक ना, भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और भारत में हिमालय है, खंभात बेसिन है, पश्चिमी घाट है, गोदावरी नदी बेसिन है, और सोनाटा का मतलब क्या होता है? देखिए, सो ना और टा मतलब सोन, ठीक ना, और नर्मदा, और क्या? तापी। समझ में आया? आपको लग रहा कुछ और है, सोनाटा यही है, सोन, नर्मदा और तापी क्षेत्र भूतापी ऊर्जा के स्रोत का मतलब प्रमुख क्षेत्र है। ठीक ना, तो भूतापी का हो गया सोनाटा। ध्यान रखना, सोन, नर्मदा और तापी। जून 2025 में भारत के 3 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरा है, मिजोरम है और गोवा है ना, है कि नहीं है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। सॉरी, कुछ गलत हो गया मुझसे। अच्छा सॉरी, कह रहे कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, कुछ नहीं, गलत हो गया मुझसे, सॉरी, देख रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, कौन शामिल नहीं है कह रहे हैं। तो देखो, जून 25 तक की बात कर रहा है, तो 3 राज्य वहाँ पे थे। कौन कौन से थे? त्रिपुरा तो था, है ना, और मिजोरम भी था, तो मैं सही था ना, और गोवा था, हाँ बिल्कुल सही था मैं। यानी कि 2, 4 और 5 नहीं है, तो 2, 4 और 5 नहीं है, इसी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। देखो, कार्यात्मक साक्षर जो राज्य थे वो त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा शामिल किया गया था, और लेकिन जून तक की बात कर रहे हैं, बाद में तो ठीक लद्दाख भी शामिल हो गया ना जी, बाद में लद्दाख भी इसमें सम्मिलित है। तो अब कौन से? दिल्ली, मेघालय बचा 2 और 4। सॉरी भाई, 2 और 4 गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। ध्यान रखा, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और गोवा ये क्या हैं? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किए जा चुके हैं। 4 हो गए हैं अब। ठीक है, फिर देखिए आगे, कथन पर विचार करना है। जून 25 की खबर है, संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो सही है कि गलत है? तो भाई दोनों सही हैं। ठीक ना,
बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, भारत का इस सूचकांक में 99वां स्थान रहा है। देखिए नीचे इसके ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल रहा है। फिनलैंड को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, यानी कि दोनों सही हो जाते हैं। देखिए सतत विकास जो है ये बहुत मोस्ट हैं, इनको याद कर लेना। 17 हैं, 17 आपको याद हो जाएंगे। विश्वास करना, आप 15 मिनट इनको दे देना सिर्फ। और क्या करना कि वही वाली बात है, रिलेट करके याद करना। यार भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है, अच्छा गरीबी बहुत है यार, गरीबी एक नंबर पे है, गरीबी भुखमरी भी बहुत है, गरीबी भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग असमानता, स्वच्छ जल, सतत ऊर्जा, है ना, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएंगे। लेकिन 10-15 मिनट इसको दे जरूर देना। विभिन्न रिपोर्ट एवं भारत का उनमें क्या स्थान है कि युग्म को सम्मिलित करना है, और कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 134 है, इसको नीचे, हाँ यही ऑप्शन है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 131वां, बिल्कुल सही बात है, सूचकांक 25 के अंतर्गत, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 115वां, सही बात है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 41वां, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 69वां, क्या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 69वां रैंक था? नहीं, कितना था? 71वां स्थान था, यानी यही वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, इनके साथ साथ में कौन संस्थाएं जारी करती हैं और पहला स्थान किसका है, इतना जरूर याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। जून 25 में अगर हम यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध किस नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ किया गया? इस बार करंट अफेयर बहुत है, ठीक ना, और सूक्ष्मता से पढ़ने वाला है, क्योंकि पूछ सकते हैं। और सुनो, बड़ी घटनाएं होती हैं ना, उनकी सूक्ष्म जानकारियाँ, फैक्ट, वो प्लीज़ जरूर कलेक्ट करना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ी जानकारी नहीं पूछेंगे कि भैया यहाँ पे फलां देश का नेता आया, नहीं, पूछ लेंगे फलां देश का नेता आया तो उसने यहाँ पे क्या खाया, ठीक ना। मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे होता है, तो ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। ये कौन सा था? हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन था, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने चलाया था? ध्यान रखो, हिंट दे रहा हूँ, आई से उसका नाम है। ऑप्शन 2 प्रॉमिस किसने जो चलाया था? यू से उसका नाम है। ऑप्शन डेजर्ट नेट किसने चलाया था? ये आप लोग बताओ, ठीक। ये लोग, ये भी आपको कमेंट ही करना है, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ मैं। एक्सियोम मिशन 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, नीचे इसके कथन है। एक्सियोम मिशन 4 स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसे, देखिए अभी सुनीता विलियम्स जब आई हूँ, कहाँ से, अंतरिक्ष से आई, तो पूछा गया, आरओ में साथ पूछा गया था कि वो किस यान से आई थी, ठीक ना, किस यान से आई, शायद ड्रैगन से वो भी जो आई थी शायद। अब देखो यहाँ भी पूछा जा सकता है, कौन, स्पेस एक्स का ड्रैगन, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट, ये भी पूछा जा सकता है भैया, आराम से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। देखिए 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फाइनल मुकाबले में, एक सेकंड, हाँ, फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को पराजित किया, क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। श्रृंखला के सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव रहे, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि असत्य चुनना है, तो यानी कि ये हो जाएगा, असत्य तो कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बढ़ जाते हैं। जून 25 में केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है, आराम से पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे इसको, है ना। एक ये वक्त, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वक्त एक में ही लिखा है, यही वाला सही हो जाएगा, है ना। उम्मीद क्या, वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, है ना, इसका नाम है क्या, उम्मीद का पूरा नाम, फिर से पढ़िए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद, है ना। ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पुस्तक है और लेखक हैं द मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, किसने लिखा है? तो अरुंधति जी ने लिखा है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ऐसे ही क्वेश्चन आप पेपर में करना। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पावर को जैसिडा, कौन है ये, जैसिंडा अर्डन, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा इनका। हार्ट लैम्प तो कर लोगे, बानू मुश्ताक जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा इनका। और सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स ने लिखी है, 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि दो पुस्तक तो आपको पता थी, एक ये वाली और एक ये वाली। मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय ने लिखी है। ये क्वेश्चन, चारों पुस्तकें बहुत मोस्ट हैं, इनको लिख लेना कहीं अगर नहीं पता हो आपको, ठीक है। प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, क्या है इसका उद्देश्य, आइए देखते हैं। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, कहना यह पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग द्वारा बिल्कुल नहीं लॉन्च किया गया। प्रतिभा सेतु किसके द्वारा, यूपीएससी आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, जून 2025, ठीक।
इसमें उन छात्रों का डेटा एकत्र किया जाएगा जो यूपीएससी की इंटरव्यू परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सही बात, ऐसा कहा गया है कि ये जो परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं यानी जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका डाटा दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों को और वहाँ से उनके लिए जॉब के ऑफर आ सकते हैं। तो यानी केवल 2 सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे और तेज़ गति से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 की ओर। दिवस हैं और दिनांक हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जून है कहीं पे, बिल्कुल सही बात है, 25 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका तो हो गया 4। अंतर्राष्ट्रीय नाविक 25 जून को और क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था बताइए, कमेंट करिए भाई। जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को बिल्कुल सही यहाँ पे है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा इस पर। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से कर लोगे। चियोस द्वीप पर जंगल में आग लग गई, कहाँ स्थित है? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, इसके आगे पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो ये कहाँ स्थित है? ये एजियन सागर में स्थित है, चियोस द्वीप, ठीक है, एजियन सागर में स्थित है। और ये ग्रीस क्या है? ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीस जो देश है उसका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। तो एजियन सागर याद रखना, ग्रीस देश याद रखना, और भी कुछ अगर आप याद कर पाओ वहाँ की लोकेशन वगैरह तो याद कर लेना। अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। और अरलाम कहाँ है? थोड़ा सा नाम से भी आप इसको गेस कर सकते हैं। कहाँ है अरलाम? केरल में है, ठीक है ना। अरलाम कहाँ है? तो ये केरला में स्थित है। नाटो शिखर सम्मेलन 25 के संबंध में कथनों पर विचार करिए, बिल्कुल करेंगे, इसके नीचे ऑप्शन है। और इस सम्मेलन का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। क्या जर्मनी में इसका किया गया? नहीं, बिल्कुल कहाँ किया गया? इसका हेग में किया गया, जो कि नीदरलैंड का शहर है, नीदरलैंड का शहर है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य संख्या 32 है। जी हाँ, बिल्कुल 32 है। अब आप लोग अगर कमेंट कर सको तो बताओ कि लेटेस्ट इसका कौन बना है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है नाटो, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे कह रहा है कि असत्य पूछ रहा था, असत्य यानी कि एक ही हमारा पहला वाला असत्य है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, दिवसों और उनके विषय के संबंध में कौन सा बेमेल है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। देखते हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग 100% सही है। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड सेफ्टी इन एक्शन, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, रिस्टोर द लैंड, बिल्कुल नहीं। क्या है? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ठीक है। क्या है इसका? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। कब मनाया जाता है जानते हो आप लोग? विश्व महासागर दिवस, वंडर स्टैंडिंग वाइट सस्टेन्स अस, वंडर स्टैंडिंग वाइट सस्टेन्स अस, ऐसे ही पढ़ना 2-3 बार, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। बढ़ जाते हैं आगे, व्यक्ति हैं और नियुक्त हैं। राजीव मेमानी कहाँ, ये क्या नियुक्त हैं? राजीव मेमानी जी ये CII के अध्यक्ष हैं, यानी ये 4 नंबर हो गया। शिव सुब्रमण्यम रमण ये क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं PFRDA के, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर हो गया। भूपेंद्र यादव सबको पता होगा, क्या है ये? यहाँ से देखेंगे तो क्या है? ये अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यशस्वी सोलंकी पहली महिला CDS राष्ट्रपति हैं, मतलब महिला क्या हैं? SDC ये कुछ समझ में नहीं आया मेरी, ये शायद कोई अधिकारी होंगी राष्ट्रपति के पास। चलो मैं देख के इसको कमेंट कर दूंगा नीचे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 वाला ऐसे हो जाएगा, आप लोग मिला लेना इसको। भारत के 2 स्थलों खींचन और मेनार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। क्या किया गया है इनको? देखिए ये दोनों स्थल राजस्थान में स्थित हैं, खींचन और मेनार। क्या ये बात सही है? यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के खींचन और मेनार क्या हुआ है इनके साथ में? रामसर जो स्थल की सूची में शामिल किए गए। आप कितने हो गए हैं? 91 हो गए हैं, मतलब दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48, अमेरिका में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में विचार करेंगे भाई। सूची में चीन के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, ठीक है। क्या ये बात सही है? नीचे इसके ऑप्शन है, असत्य चुनना है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाइना का तो है ही नहीं, किसका है? अमेरिका का है, वो भी कौन सा है? शायद ये अमेरिका का ही है, अमेरिका का, हाँ बिल्कुल। सुपर एल कैपिटन जो है ये विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, लेकिन किसका है? ये USA का है, तो ये वाला गलत हो जाता है। सूची के अनुसार CDEC पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि असत्य बताना था, एक गलत है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में से इसरो के रॉकेट सफल परीक्षण किया गया? ये क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल छप गया है वहाँ पे, कुशीनगर में है, इसको ध्यान रखना। यूपी के कुशीनगर में से इसरो के रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। कुशीनगर में संपन्न यह मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण
इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता के अंतर्गत किया गया है। वहाँ पे दिखाया गया बच्चों को, ठीक है। मुख्यमंत्री लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह सत्य इस एक्सप्रेसवे की निर्माण राशि भैया इतनी है, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, ये है तो सही है लेकिन ऐसे क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, ठीक ना। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ये हमारे काम का है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 104 तो ये है ही नहीं, 104 तो है नहीं, कितना है देखिए, इसकी कुल लंबाई है 91 यानी 92 किलोमीटर लगभग है, 91 पॉइंट में कुछ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला असत्य हो गया, नहीं पहला वाला सत्य है। देखिए मैंने अपना पूरा प्रयास किया, आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है ना, मेरे जो भी वीडियो हैं वो 89% लोग अनसब्सक्राइब वाले देखते हैं। तो कर लो ना, जब देख ही रहे हो आप लोग। और क्या है, मैं भी पड़ा रहूँगा किनारे कहीं पर, आता रहूँगा बीच बीच में आपसे मिलने, है ना। थैंक यू।